Good morning, students. बहुत भूगोल पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी हाइड्रोस्फीयर यूनिट हम लोग कंटिन्यू कर रखी है। हाइड्रोस्फीयर हम पढ़ रहे हैं, जिसमें लास्ट क्लास के अंदर हमने सैलिनिटी के बारे में बात की थी, लवणता के बारे में डिस्कस किया था। और अब हम इस क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है ओशियन डिपॉजिट्स, यानी कि महासागरों के अंदर पाए जाने वाला जो जमाव है, निक्षेप है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओशियन डिपॉजिट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सामान्य रूप में कि ओशियन डिपॉजिट्स क्या होते हैं, यानी कि महासागरीय निक्षेप क्या होते हैं। तो महासागरीय निक्षेप जो है उसको हम कह सकते हैं कि महासागरीय नितल पर अवसादों का जो जमाव पाया जाता है उसे महासागरीय निक्षेप कहा जाता है। इसका मतलब कि जैसे कोई महासागर है, जैसे हम बात करें इस तरीके से धरातल है और यहाँ महासागर की स्थिति है, ये महासागर का तल है इस तरीके से। तो ये तो जलीय भाग और ये कैसा है, स्थल भाग। तो इस जल का जो तल है, यानी कि महासागर का तल, तो इस जल का जो तल है, ये महासागर का इस भाग है, इसका जो तलीय भाग है ये, इसके ऊपर पाए जाने वाले जो अवसाद होते हैं, यानी कि जो सेडिमेंट्स हैं, कौन से अवसाद, जो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए हैं और उनको समुद्र में लाकर डाल दिया गया है। महासागरों में जब नदियां गिर रही हैं तो वो अपने साथ लाकर उनको जमा कर देती हैं, पवन के द्वारा उड़ा करके उनको सागरों में गिरा दिया जाता है। तो इस तरीके से जो भी अवसाद महासागर के तल पर जाकर जमाव हो जाता है उनका, तो इस तरीके का जो अवसादों का जमाव महासागरीय तल पर पाया जाता है, जो इसका बॉटम है, ओशियन बॉटम्स जो है, उसके ऊपर पाए जाने वाले जो सेडिमेंट्स हैं, यानी कि जो अवसाद है, उनका जो डिपोजिट हो रहा है, यानी कि उनका जो जमाव हो रहा है, वो ही कहलाता है ओशियन डिपोजिट्स, यानी कि महासागरीय निक्षेप, जिसमें केवल उन निक्षेपों को ही हम शामिल करते हैं जो असंगठित अवसादों के रूप में होते हैं, यानी कि इसके अंदर केवल उन असंगठित अवसादों के बारे में ही हम लोग डिस्कशन करते हैं जो असंगठित होते हैं, यानी कि वो किसी एक बोल्डर के रूप में जुड़े हुए नहीं है, बल्कि वो कैसे हैं, बिखरे हुए रूप में होते हैं। तो इस तरीके से जो अवसादों का जवाब पाया जाता है
उसमें जो अवसाद असंगठित रूप में होते हैं उनके बारे में ही हम लोग महासागरीय निक्षेप में कहते हैं। और जब ये आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो ये एक चट्टान के रूप में बन जाते हैं, यानी कि ये एक रॉक के रूप में बन जाते हैं, शैल बन जाती है। उसे महासागरीय डिपोजिट के अंदर यानी कि महासागरीय जो निक्षेप है उनके अंदर उन जो संगठित चट्टान है उनको शामिल नहीं किया जाता, बल्कि इसमें केवल इसे जो असंगठित अवसाद है जो बिखरे हुए रूप में पाए जाते हैं जिसके कारण अलग अलग है उनको ही अवसादों को महासागरीय निक्षेप के नाम से जाना जाता है। अवसादों के जो पदार्थ होते हैं ये कई प्रकार के हो सकते हैं और इनकी प्राप्ति महासागरों के अंदर विभिन्न प्रकार से हो सकती है। धरातलीय भाग का जो अवमंदन होता है उससे जो प्राप्त होने वाले अवसाद हैं जैसे नदियों के द्वारा, पवन के द्वारा, इन ऐसे प्रक्रमों के द्वारा इनको ओशियंस के अंदर, सागरों के अंदर ले जाया जाता है। ज्वालामुखी का विस्फोट होता है उससे भी कुछ अवसाद जो है महासागरों में जाकर जमा हो जाता है। इन सब के अलावा महासागरों में जो पाए जाने वाले जीव हैं, वनस्पति हैं, इनके अवसाद अवशेष जो होते हैं इनसे भी अवसाद का जमाव होता है। यानी कि हम जो कहते हैं अवसादी परत जो होती है उसमें जीव जंतु के अवशेष होते हैं, वनस्पतियों के अवशेष उसके अंदर पाए जाते हैं। तो उसी तरीके से महासागरीय क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले जो जीव होते हैं, जो वनस्पति होती है, उन सब का भी जो अवशेष होता है उसे भी इन अवसादों के रूप में शामिल किया जाता है। आगे हम बात करते हैं कि महासागरीय निक्षेप की वर्गीकरण के बारे में, इनके स्रोतों के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से इनकी प्राप्ति होती है। आगे हम बात कर रहे हैं इनके स्रोत और इनके क्लासिफिकेशन के बारे में। सोर्सेज और क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो महासागरों के अंदर जो पाए जाने वाले अवसाद होते हैं ये मुख्य रूप से 3 स्रोतों से इनकी प्राप्ति होती है। यानी कि ये किस तरीके से अवसाद बनते हैं, इसके 3 सोर्स हैं। पहला होता है स्थलीय या भूमिज निक्षेप के रूप में। ये जो अवसाद होते हैं इनकी प्राप्ति सबसे पहले होती है स्थलीय या भूमिज निक्षेप के रूप में। इसकी बात की जाए तो धरातलीय भाग के ऊपर इसको हम हेटेरोजेनियस डिपॉजिट्स के नाम से इसे जाना जाता है। हेटेरोजेनियस डिपॉजिट्स यानी कि स्थलीय या भूमिज निक्षेप के रूप में। ये जो स्थलीय या भूमिज निक्षेप होते हैं ये धरातलीय भाग के ऊपर जो अपक्षय की क्रिया होती है उससे उस अपक्षय की क्रिया के कारण चट्टानों में विघटन और वियोजन होता है, यानी कि डिकम्पोजिशन और वियोजन की प्रोसेस इसके अंदर होती है, जिससे चट्टानें क्या है बारीक चूहे से लेकर के बड़े बड़े टुकड़ों में टूट करके बिखर जाती है। और इस तरीके से जो प्राप्त होने वाले चट्टानों के टुकड़े होते हैं उसका जो चूरा होता है उसे भूमिज पदार्थ के नाम से जाना जाता है। क्यों?
उनकी भूमि के ऊपर जन्म ले रही है। कैसे कि यांत्रिक और रासायनिक दोनों तरीके की क्रियाओं के द्वारा चट्टानों के अंदर वेक्टर और वियोजन की क्रिया हो रही है। जैसे हम कहें कि पानी गिरा, वर्षा का जल चट्टानों के ऊपर गिरा, उसके दरारों में संधियों में पानी चला गया, पानी जाने के बाद वो परत दर परत टूट टूट कर गिरना, ये धरातल के ऊपर हो रहा है। इसलिए ऐसे अवसादों को, ऐसे पदार्थों को भूमि के ऊपर जन्म लेने के कारण इन्हें भूमिज पदार्थ के नाम से जाना जाता है। इसमें जो अपघटन के कारण होते हैं मुख्य रूप से नदी और पवन की होती है, जो इन पदार्थों का परिवहन करके इन्हें महासागरों में ले जा करके जमा कर देती है। इन पदार्थों के आकार में बहुत सारा अंतर पाया जाता है। जैसे हमने बताया कि जब इनके अंदर वेक्टर और वियोजन होता है तो चट्टान के चूरे से लेकर के बड़े बड़े टुकड़े इसके बिखर जाते हैं। सागरों के पास में, सागरों के क्षेत्र में जब इनका जवाब होता है, इनके अंदर ग्रेडेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि श्रेणीकरण इनके अंदर पाया जाता है। जैसे हम कहें कि बड़े बड़े जो पदार्थ होते हैं वो तट के पास ही जमा हो जाते हैं, और जैसे जैसे सागर की ओर अंदर जाया जाता है तो इनका आकार घटता चला जाएगा, और सबसे बारीक कण क्या है, बिल्कुल तल में जाकर के जमा हो जाती है। कणों का आकार, उनकी बनावट और उनकी रासायनिक जो संगठन की प्रोसेस है, यानी कि उनके जो केमिकल इक्वेशन है जो है, उसके आधार पर इन कणों को या खनिज पदार्थों को कई भागों के अंतर्गत डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहले होता है बजरी। ये इनके कणों के आकार, उनकी बनावट, इनके आधार पर इसको डिवाइड किया गया है बजरी, जिसे ग्रेवल कहते हैं। तो ग्रेवल जो है बजरी की क्या होती है कि बजरी की जो कण होती है उनका आकार जो होता है वो 2 mm से लेकर के 256 mm के बीच के होते हैं। यानी कि जिन कणों के व्यास 2 mm से लेकर 256 mm के बीच होते हैं उन्हें बजरी के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें इसके अंदर कुछ अलग पार्ट भी होते हैं, उसको भी ग्रेवल यानी कि बजरी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जैसे हम बात करें कि 2 mm से 256 mm के तो बजरी के कण हो गए, उसके बाद में 256 से अधिक जो mm वाले टुकड़े हैं इनको बोल्डर के नाम से जाना जाता है। इसी का पार्ट है, जैसे बोल्डर बोलते हैं। ये जो बोल्डर होते हैं ये 256 mm से भी अधिक व्यास वाले कण होते हैं, जिन्हें बोल्डर का नाम दिया गया है। और 2 mm से 256 mm वाले जो बोल्डर होते हैं क्या होते हैं, इन्हें नाम दिया जाता है बजरी। 256 mm से अधिक व्यास वाले जो टुकड़े होते हैं उन्हें बोल्डर यानी कि इनको गोलाश्म के नाम से भी जाना जाता है। और इसी तरीके से 64 mm से लेकर के 256 mm वाले जो कण होते हैं उन्हें गोलाश्मिका यानी कि कोबल इनको बोला जाता है, जिसके कणों का जो व्यास होता है वो होता है 64 mm से लेकर के 256 mm के बीच में। इनके बीच में जो व्यास वाले कण होते हैं उनको गोलाश्मिका यानी कि कोबल के नाम से जाना जाता है। और इसी तरीके से जो 4 mm से लेकर 63 mm के बीच वाले जो कण होते हैं उन्हें 4 mm से लेकर के 63 mm के बीच के जो कण होते हैं जिनका रेडियस हम कहें कि 4 mm से लेकर 63 mm के बीच है, उन्हें बोला जाता है भूतिका, जिसे टेबल बोला जाता है। और इसी में जो 2 mm से लेकर 3 mm वाले जो कण होते हैं उन्हें बोला जाता है कणिका, यानी कि जिन कणों का व्यास का आकार 2 mm से लेकर 3 mm के बीच होता है वो कण क्या कहलाते हैं,
कणिका, जिन्हें ग्रेन्यूल के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके के कण इनको बजरी के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें अलग अलग कणों के आकार के आधार पर अलग अलग इनका नाम होता है। जैसे हमने बात की थी कि 2 mm से 3 mm के बीच का जो पार्ट है वो कहलाता है कणिका, ग्रेन्यूल। जो 4 mm से लेकर 63 mm के बीच के कण होते हैं ये कहलाते हैं पेबल यानी कि गुटिका, और 64 mm से लेकर 256 mm के बीच का जो पार्ट होता है उसे कहा जाता है गोलाश्मिका यानी कि कोबल, और 256 mm से ऊपर वाले जो पार्ट होते हैं यानी कि जिन कणों का व्यास 256 mm से अधिक पाया जाता है उन्हें नाम दिया गया है गोलाश्म यानी कि बोल्डर उन्हें कहा जाता है। और इन सभी को यानी कि 2 mm से 256 mm के बीच के कण जो होते हैं, जैसे हम कहेंगे कि 2 mm वाले जो है कणिका और 256 तक के कण के जो व्यास वाले जो कण हैं इन्हें बोला जाता है कोबल। तो इन सबको सम्मिलित रूप से जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है ग्रेवल यानी कि बजरी यूनिट कहा जाता है। इसके बाद ये जो पदार्थ होते हैं ये इतने बड़े होते हैं कि इनका जो निक्षेप है वो सागर तट के पास में ही यानी कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, मग्न तट जो होता है वहां पर ही इनका जन्म हो जाता है। और जब इनके अंदर पुनर्विघटन होता है यानी इनके अंदर वापस से डिकम्पोजिशन की प्रोसेस काम करती है तो इनका आकार और भी छोटा होता रहता है और इन पदार्थों का आयात जो है नदियों के द्वारा कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये स्तरीय और भूमिज निक्षेप के अंदर पहला पार्ट इसका आता है ग्रेवल यानी कि बजरी के रूप में, और भूमिज निक्षेप यानी टेरिजेनियस जो डिपॉजिट्स है इसका जो दूसरा पार्ट आता है वो है सैंड यानी कि रेत। बजरी के बाद दूसरा जो इसका निक्षेप का प्रकार है वो है सैंड। दूसरा पार्ट है सैंड यानी कि रेत। रेत क्या है कि 1 mm से लेकर के 1/6 mm वाले जो व्यास वाले जो कण होते हैं उन्हें रेत कहा जाता है। यानी कि 1 mm से लेकर 1/6 mm व्यास वाले जो कण हैं इन कणों को रेत कहते हैं। रेत क्या है कि जिन कणों का व्यास 1 mm से लेकर 1/6 mm के बीच में पाया जाता है उन्हें क्या नाम दिया जाता है? रेत कहा जाता है, सैंड कहा जाता है। और कणों के आधार पर जो रेत होती है ये 5 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहले होती है अत्यधिक मोटी रेत। ये सब इनके आकार के आधार पर है, जैसे वेरी कोर्स सैंड के नाम से जाना जाता है, यानी कि अत्यधिक मोटाई वाली रेत जिसे कहा जाता है, जिसका आकार 1 mm का होता है। और इसके बाद जो दूसरी रेत आती है वो होती है मोटी रेत। पहली है अत्यधिक मोटी रेत, वेरी कोर्स सैंड जिसको बोला जाता है, जिसके व्यास का आकार 1 mm होता है। और दूसरी रेत होती है मोटी रेत, जिसे कोर्स सैंड के नाम से जाना जाता है, जिसके व्यास का आकार होता है 0.5 mm। और इसके बाद तीसरा प्रकार है रेत का वो होता है मध्यम प्रकार की रेत, जिसका व्यास का आकार होता है 0.25 mm। नेक्स्ट होता है मध्यम रेत यानी कि मीडियम सैंड। इसके जो कणों का व्यास होता है वो होता है 0.25 mm का। और इसके बाद जो नेक्स्ट रेत आती है वो आती है बारीक रेत।
बारीक रेत होती है नेक्स्ट, जिसके व्यास के कणों का आकार होता है 0.125 mm और इसे फाइन सैंड बोला जाता है। और नेक्स्ट है इसके बाद अत्यधिक बारीक रेत। इसे वेरी फाइन सैंड बोला जाता है, जिसके कणों का जो व्यास होता है वो होता है 1/16 mm। इस तरीके से उनके कणों का आकार होता है। और इसमें सबसे बारीक रेत को अत्यधिक बारीक रेत के नाम से और सबसे मोटी रेत को अत्यधिक मोटी रेत के नाम से जाना जाता है। और इस तरीके से रेत के अंदर ये सब 5 प्रकार से पाई जाती हैं। रेत का जो निर्माण होता है वो धरातल से जो चट्टानें होती हैं धरातल के ऊपर, उनके जो विघटन की प्रोसेस होती है वो टूट टूट कर जो नीचे गिरती रहती है, उससे इनका निर्माण होता है। जैसे नदियों और पवन के द्वारा लाकर के सागरों के अंदर जमा किया जाता है। सागरों में स्थित जो गोलार्ध होते हैं, जिसको हमने बोला था बोल्डर, और गुट्टी का जो होती है जिसे बोला गया था पेबल, इन सब के विघटन के कारण भी रेत का निर्माण होता रहता है। और रेत के जमाव जो होते हैं ये तट से सागर की ओर रेत के कणों का जो आकार है वो बारीक होता चला जाता है। यानी कि तट के क्षेत्र के ऊपर जो सेल्फ वाला पार्ट है वहां पर जो रेत के कणों का आकार होता है वो मोटा होता है, जबकि जो सागर तल के अंदर की तरफ यदि जाते जाएंगे तो इनके आकार में भी लगातार कमी होती चली जाएगी। तो इस तरीके से ये रेत का पार्ट है जिनका निर्माण धरातल के ऊपर चट्टानों के विघटन से होता है, और वो बोल्डर और पेबल जो होते हैं इनके द्वारा भी इनका निर्माण होता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है 19वीं शेप के अंदर, वो है सिल्क मृत्तिका जिसे बोला जाता है। नेक्स्ट पार्ट आता है इसका जिसे बोला जाता है सिल्क मृत्तिका और पंख। ये इसका अगला पार्ट है, यानी कि बजरी, बजरी के बाद रेत और रेत के बाद सिल्क मृत्तिका और पंख के नाम से इसे जाना जाता है। ये सिल्क कहलाती है, मृत्तिका को क्ले कहते हैं, पंख को मड कहते हैं। मड का मतलब कीचड़ और पंख का मतलब भी कीचड़ ही होता है। तो 1/17 mm से लेकर के 1/256 mm वाले जो व्यास वाले कण होते हैं इनको तो सिल्क कहा जाता है। यानी कि ये जो सिल्क होती है इसके जो कणों का आकार होता है ये 1/17 mm से लेकर और 1/256 mm के बीच वाले जो व्यास वाले कण होते हैं इनको सिल्क के नाम से जाना जाता है। और इसी तरीके से 1/257 mm से लेकर के 1/8192 mm तक के बीच के जो कण होते हैं इन्हें बोला जाता है क्या? क्ले इन्हें बोला जाता है, मृत्तिका इन्हें बोला जाता है। और पंख का जो कण होते हैं ये क्ले से भी बहुत बारीक होते हैं, इससे भी छोटे होते हैं। और क्ले जो है क्या होता है, ये एक संयोजक तत्व होता है, सीमेंटिंग एलिमेंट के रूप में होता है, जिसका निर्माण धरातल पर जो चट्टानों का विघटन होता है उसके कारण होता है। और नदियां इनका परिवहन करके इनको सागर के अंदर जमा करती रहती हैं।
नदी का यानी कि क्ले और पंख यानी कि कीचड़। ये इनका जो निर्माण होता है, इनका जो निक्षेप है ये शांत जल के अंदर होता है। इसी कारण से इनका जो जमाव है इन तीनों का जो जमाव है वो 100 फैथम से लेकर के 1000 फैथम की गहराई तक इनका विस्तार पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस स्थिति में जाने के बाद जल शांत हो जाता है और वहीं पे इस निक्षेप का जमाव पाया जाता है। पंख की यदि बात की जाए तो पंख को एक विद्वान है जॉन मरे, जिन्होंने इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। यानी कि पंख इन्होंने कहा है कि पंख 3 प्रकार की होती है। एक होती है नीली पंख, एक होती है लाल पंख और एक होती है हरी पंख। पंख के मतलब 3 प्रकार होते हैं। एक है नीली पंख, दूसरी है लाल पंख और तीसरी है हरी पंख। ब्लू मड, रेड मड और ग्रीन मड, ये 3 प्रकार की पंख के बारे में बताया है जॉन मरे ने। नीली पंख को इन्होंने कहा कि लोहे के जो सल्फाइड टिकट होते हैं और जो जैविक तत्वों से युक्त चट्टानों का गठन होता है उससे प्राप्त जो पदार्थ है उनसे नीली पंख का निर्माण होता है, जो मुख्य रूप से जल में डूबे हुए जो तटीय क्षेत्र हैं वहां पर गहरे भागों में इसका विस्तार पाया जाता है। इसका वास्तविक रंग नीलापन लिए हुए काला होता है और इसमें चूने की जो मात्रा होती है वो लगभग 35% तक होती है। अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, आर्कटिक सागर और बंद सागर के अंदर नीली पंख का निक्षेप जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी तरीके से लाल पंख है, ये क्या है कि जो ऑक्साइड होता है उससे युक्त जो चट्टानों का गठन होता है उससे जो प्राप्त पदार्थ है उसके जमाव से लाल पंख का निर्माण होता है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 32% तक होती है। इसका जो जमाव है वो नीली पंख की तुलना में कम पाया जाता है, यानी कि अधिक विस्तार नीली पंख का पाया जाता है, उससे कम मात्रा में लाल पंख का विस्तार पाया जाता है। लाल पंख का जो जमाव है वो मुख्य रूप से पीत सागर, ब्राजील तट के पास में और अटलांटिक महासागर के तल पर इसका मुख्य रूप से विस्तार पाया जाता है। इसके बाद तीसरा पार्ट आता है हरी पंख। हरी पंख यानी कि ग्रीन मड, ये जो है नीली पंख का जो सागरीय रासायनिक अपक्षय होता है उसके कारण रंग परिवर्तन होता है, जिससे हरी पंख का निर्माण होता है, जिसमें पोटेशियम का सिलिकेट और लोहा पाया जाता है। लोहे का अंश जो है ग्लाइकोनाइट होता है, जो 7 से 8% के बीच में इसके अंदर मिलता है। पोटाश का जो अंश होता है वो लगभग 7% तक पाया जाता है और इस हरी पंख के अंदर चूने की जो मात्रा होती है वो लगभग 50% तक पाई जाती है। इस हरी पंख का जो जमाव है मुख्य रूप से उन सागरीय क्षेत्रों के अंदर पाया जाता है जहां पर नदियों का जल नहीं पहुंच पाता, यानी कि उन सागरों के अंदर जहां हम कह सकते हैं कि ताजे जल की उपलब्धता नहीं होती, वहां पर हरी पंख का जमाव पाया जाता है। जैसे हम काई बोलते हैं, लिचन जैसे बोल देते हैं हम वो। और ये जो होती है हम देखते हैं कि जैसे कहीं गांव में या अपने आसपास कहीं पानी भरा हुआ होता है तो पानी भरा हुआ जो होता है उसके ऊपर एक परत जम जाती है, मोटी हरी परत जम जाती है, जिसे हम काई बोल देते हैं। वो ही कहलाती है ग्रीन हरी पंख, जो रुके हुए जल के अंदर जहां ताजा जल नहीं हो पाता है, चलता हुआ पानी नहीं होता है, वहां पर इसका विस्तार पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका का जो प्रशांत और अटलांटिक तटीय क्षेत्र है उसके पास में
जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका के तटों के पास में हरिपंख का विस्तार जो है 100 फैदम से लेकर के 900 फैदम की गहराई तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो इस तरीके से ये बात थी अपनी स्थलीय और भूमिज निक्षेप के बारे में, जिसमें हमने देखा कि भूमिज निक्षेप यानी कि टेरिजेनियस जो डिपॉजिट्स होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले बात की थी ग्रेवल यानी कि बजरी के बारे में, उसके बाद में हमने बात की थी सैंड यानी कि रेत के बारे में, और तीसरा जो इसका प्रकार है वो किया था हमने सिल्ट, क्ले और मड के रूप में इसको एक्सप्लेन। तो इस तरीके से ये पार्ट था सारा भूमिज निक्षेप यानी कि टेरिजेनियस निक्षेप के रूप में। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं निक्षेपों के दूसरे स्रोत के बारे में, यानी कि एक स्रोत तो क्या है भूमिज निक्षेप के रूप में है। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे स्रोत के रूप में कि महासागरीय निक्षेप की जो प्राप्ति होती है वो किन स्रोतों से हुई है, उसमें नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेकंड सोर्स के बारे में। तो सेकंड सोर्स जो है वो होता है ज्वालामुखी से संबंधित। दूसरा स्रोत होता है ज्वालामुखी पदार्थ है। जिनसे महासागरीय निक्षेपों का जमाव पाया जाता है। तो ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है यानी कि ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है उससे जो प्राप्त पदार्थ है उनका निक्षेप सागरों के अंदर 2 स्रोतों से होता है। एक तो क्या होता है कि धरातल के भागों के ऊपर ज्वालामुखी का जो उद्गार है उससे जो प्राप्त पदार्थ है उनमें विघटन होता है, और विघटन होने से उनका आकार कैसा हो जाएगा, बारीक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जिसको पवन के द्वारा उड़ा करके सागरों में ले जाकर जमा कर दिया जाता है, और वर्षा का जल भी इन्हें लेकर के नदियों के सहारे सागर में जमा कर देता है। और दूसरा जो स्रोत है वो होता है कि महासागरों के अंदर ज्वालामुखी का जो विस्फोट हो रहा है उसके कारण ज्वालामुखी पदार्थ सीधे ही यानी कि डायरेक्ट ही सागरों में जाकर गिर जाते हैं और वहीं पे उनका जमाव हो जाता है। सागर के जो किनारे होते हैं उनके ऊपर बड़े बड़े कणों वाले ज्वालामुखी पदार्थों का जमाव पाया जाता है, जिन्हें ज्वालामुखी रेत के नाम से जाना जाता है। ज्वालामुखी का जो जमाव है वो मुख्य रूप से नीली पंक्ति के समान पाया जाता है। इसका जो रंग होता है ये भूरा और काला रंग इसका माना जाता है। तो इस तरीके से ज्वालामुखी पदार्थों के द्वारा 2 स्रोतों से महासागरीय निक्षेप का जमाव पाया जाता है, महासागरीय निक्षेप का विस्तार पाया जाता है। एक तो है इनडायरेक्ट रूप में, जैसे जमाव विस्फोट हुआ उसके जो कण है उनको पवन के द्वारा, नदियों के द्वारा, वर्षा के द्वारा सागरों में ले जाकर जमा किया जाता है। और दूसरा जो पार्ट है वो है कि सागरों के अंदर जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो सीधे ही सागरों में ज्वालामुखी के जो पदार्थ हैं वो वहां पर जाकर गिरते हैं, समुद्र में ही गिरते हैं, सागरों में गिरते हैं, और वहीं पे उनका जमाव हो जाता है। तो इस तरीके से 2 सोर्सेज हैं ज्वालामुखी से प्राप्त होने वाले पदार्थों के बारे में, जिनसे महासागरीय निक्षेप का जमाव होता है। तो ये बात थी अपनी 2 स्रोतों के बारे में। और इसके बाद नेक्स्ट जो कारक आते हैं जिनके द्वारा महासागरीय निक्षेपों का जमाव होता है वो कारक आते हैं जैविक पदार्थ के रूप में और जैविक निक्षेप के रूप में, यानी कि जिनका जमाव मनुष्य के द्वारा या जीवों के द्वारा किया जाता है। तो जैविक पदार्थ के जो निक्षेप हैं इनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को हम यहीं कंप्लीट करते हैं, और इसके जो अन्य स्रोत हैं, जो इसके अन्य प्रकार हैं, उनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक हम यहीं रुकते हैं और नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे।